नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास रखी गई है स्पेशल क्लास। किसके लिए? पीटीटी के एग्जाम के लिए। आने वाली 8 तारीख को जो पीटीटी की एग्जाम होने वाली है उसमें बच्चों की डिमांड आ रही थी लगातार कि हमें एग्जाम से संबंधित कुछ राय दी जाए या एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ टॉपिक क्लियर करवाए जाए। तो आज की क्लास स्पेशली उन्हीं के लिए रखी गई है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि सिलेबस क्या है इसका, और सिलेबस के बाद अपन प्रत्येक टॉपिक पर विचार करेंगे। जिस प्रकार से क्रैश कोर्स दिया जाता है ना, उसी प्रकार से शॉर्ट एंड स्वीट अपन हर एक टॉपिक पर बात करते हुए चलेंगे, साथ साथ उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो पीटीटी के एग्जाम में रखा गया है उसमें जो मेन टॉपिक है उनकी यदि बात करें तो देखिए, कुछ आधा सिलेबस तो वो है जो सिर्फ और सिर्फ याद करने वाला है, और आधा सिलेबस वो है जो समझने वाला है। अब याद करने वाले में कौन सी चीजें हैं? शब्द है सभी के सभी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन पहले अपन वो सिलेबस देखते हैं जो समझने वाला है, जिसके आधार पर कम से कम आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि अपन सिलेबस की बात करें तो पहला टॉपिक आपके सिलेबस में रहता है वर्ण विचार। दूसरा टॉपिक आपके सिलेबस में रहता है शब्द विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, और वर्ण विचार शब्द विचार के बाद जो तीसरा टॉपिक रहता है वो रहता है संधि। संधि के बाद रहता है समास। समास के बाद है उपसर्ग, और उपसर्ग के बाद है प्रत्यय। प्रत्यय के बाद है तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। इसके साथ साथ एक समझने वाला टॉपिक अपन शब्द शुद्धि को मान सकते हैं, शब्द शुद्धि को मान सकते हैं। एक अपन वाक्य शुद्धि को भी मान सकते हैं। तो ये पीटीटी के एग्जाम की दृष्टि से समझने वाले टॉपिक कहे जा सकते हैं, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, और उसके बाद जो भी टॉपिक है वो सारे के सारे आपके देखने वाले हैं। तो हाँ, इतने से टॉपिक हैं जो आपके समझने वाले हैं। उनमें यदि अपन बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी टोटल 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक में से अपन जो बात करेंगे वो लगभग 2 क्लास में, जो बड़ी क्लास रखी है उसमें शॉर्ट एंड स्वीट अपन बात कर लेंगे। आज की क्लास में अपन 1.5 घंटे तक इन्हीं विषयों पर बात करने वाले हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लगातार चलेंगे, यहां से वर्ण विचार से चलेंगे कंटिन्यू, ताकि आपको समझ में भी आता रहे। हालांकि मैं आपको बता देती हूं कि सभी टॉपिक्स अपने चैनल पर आ चुके हैं। फिफाना हिंदी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है, यदि आप विस्तृत तरीके से इन सभी को देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्रत्येक टॉपिक से संबंधित बहुत अच्छी क्लास आ चुकी है, एसआई लेवल की क्लास आ चुकी है। वहां पर आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आज अपन बात करने जा रहे हैं सभी टॉपिक्स पर शॉर्ट एंड स्वीट मैटर की और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में जो टॉपिक या जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो यही बन जाता है कि वर्ण है क्या। इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्ण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले तो अपने को वर्ण विचार की परिभाषा भी देखना आवश्यक है। देखिए, सीधी की सीधी बात करेंगे, कोई लंबा चौड़ा अपन मैटर नहीं लेकर चलेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। और कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई? यही इसी प्रकार के छोटे छोटे सामान्य से प्रश्न पीटीटी के एग्जाम में आते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, याद रखना। और सबसे छोटी इकाई है तो इसको मैं यूं भी लिख सकती हूं कि ऐसी इकाई जिसका
अंतिम विभाजन कर दिया गया हो तथा आगे विभाजन की कोई संभावना न हो, वे क्या कहलाते हैं? वे ध्वनियां या वे ध्वनियां ही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई? लिखित भाषा की। इस बात पर मैंने 3 बार बोला है। क्यों बोला? क्योंकि भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई भी पूछी जा सकती है, सांकेतिक की कभी नहीं पूछी जाती क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो ध्वनि होती है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो वर्ण होता है। पहली बात, पहला महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, वर्णों की श्रेणियां यानी वर्णों के भेद। वर्णों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। और वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी है? एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो ये वर्णों की 2 श्रेणी मानी जाती है। एक श्रेणी मानी जाती है स्वर और एक मानी जाती है व्यंजन। इनकी परिभाषा से संबंधित कभी कोई प्रश्न नहीं आया, अपन भी नहीं देखेंगे। ठीक है, अपन इसमें क्या देखेंगे? अपन स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। स्वरों का वर्गीकरण देखिए, स्वरों का जो वर्गीकरण माना जाता है महत्वपूर्ण रूप से, एक तो मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। मात्रा काल के आधार पर वैसे देखें तो स्वरों को 5 आधारों में बांटा जाता है। 5 आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन से आधार पर? मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और उसके बाद जिह्वा के उत्थापित आधार पर। उत्थापित का मतलब होता है जीभ के उठने के आधार पर, उत्थापित आधार पर और उसके बाद औष्ठ गोलाई के आधार पर, औष्ठ गोलाई के आधार पर और उसके बाद मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ये 5 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है स्वरों का। याद मत रखना, कहीं भी ये नहीं पूछा जाएगा कि स्वरों को कितने आधारों पर बांटा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताई गई है, कहीं नहीं पूछा जाता। बस आप इतना याद रखना कि मात्रा काल के आधार पर स्वरों को जो 3 भागों में बांटा जाता है वो 3 भाग कौन कौन से हैं, ये भी मत याद रखना चाहिए। कोई नहीं पूछेगा मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। बस आप इतनी याद रखना कि ये जो 3 भाग किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ह्रस्व है, एक दीर्घ है और एक प्लुत है। इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं ये चीज याद रखना। आप इतनी याद रखना कि भाई स्वर संख्या में कितने होते हैं, हम जानते हैं 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ आ, ई उ री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी में कुल 11 स्वर माने गए हैं। ठीक है, 11 स्वर माने गए हैं। अब इन 11 स्वरों को मात्रा काल के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ह्रस्व को अपन मूल स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी से बने नहीं होते, ये खुद अपने अस्तित्व के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर ए किसी से नहीं बना तो इसलिए ये ह्रस्व आ जाएगा। आ ए प्लस ए से मिलकर बना है तो इसको अपन दीर्घ में ले जाएंगे। ठीक है, अब छोटा ई किसी से नहीं बना तो ये ह्रस्व में आ जाएगा। बड़ा ई प्लस ई से मिलकर बना है
तो ये बड़ा हो जाएगा, दीर्घ ई में चला जाएगा। छोटा ऊ किसी से नहीं मिलकर बना तो ह्रस्व में चला जाएगा। बड़ा ऊ जोड़ ऊ का मेल है तो इसलिए इसमें चला जाएगा। उसके बाद री जो है वो किसी से नहीं मिला तो ये ह्रस्व में चला जाएगा। उसके बाद ए आई ओ औ ये चारों के चारों अन्य स्वरों का मेल है, इसलिए ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे, दीर्घ में। कहने का मतलब सिर्फ 4 स्वर ऐसे हैं अ ई उ री जो ह्रस्व माने जाते हैं, बाकी सभी के सभी किस में चले जाते हैं, सातों के सातों दीर्घ में चले जाते हैं। ठीक है, तो प्लुत क्या होता है, अपनों ने तो 11 के 11 शामिल कर लिए। देखिए प्लुत सामान्य से यदि अपन तिगुना समय लें या तिगुने समय में वर्ण का उच्चारण करें तो वो प्लुत बन जाता है। कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता। 11 के 11 स्वर में से कोई तो ह्रस्व होता है, कोई दीर्घ होता है। मूलतः कोई स्वर प्लुत नहीं होता, परंतु किसी भी स्वर के उच्चारण में यदि अपन सामान्य से तिगुना समय लेते हैं तो उसे प्लुत कह दिया जाता है। जैसे मतलब ए, तो ए को अपन कितने समय में उच्चारण करते हैं, ए, इतना सा समय लगता है। अब मैंने कह दिया ए, यानी तिगुने समय में उच्चारण किया, तो इसलिए अब ए ही क्या बन गया, प्लुत। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ए और इसके आगे यदि अपन ये लगा दे तो यहां पर ये, इसका मतलब ये प्लुत का चिन्ह होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसको अपन तिगुने समय में उच्चारण करेंगे। तो आपने एक शब्द देखा होगा ओ, ऐसा शब्द देखा होगा, तो यहां पर इसका मतलब यह है कि इससे ठीक पहले वाला यानी ओ, इसको तिगुने समय में उच्चारण करना है। जैसे मान लो ये ध्वनि होती है, इसको अपन किस रूप में बोलते हैं, ओम बोलते हैं, यानी ओ को तिगुने समय में बोलते हैं। तो इसको हिंदी में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न एक ये बनता है कि ये प्लुत का चिन्ह माना जाता है। एक प्रश्न तो ह्रस्व ध्वनियां कौन कौन सी है, बस ये ध्यान रख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये ह्रस्व में जाएगी तो बाकी सारी दीर्घ में जाएगी। एक प्रश्न यहाँ पर ये महत्वपूर्ण। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण कि प्लुत का चिन्ह कौन सा होता है, तो प्लुत का चिन्ह ये होता है। 2 चीज होगी, 2 प्रश्न हो गए महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। उसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो आपके हमेशा काम आएगी, चाहे आप वर्ण विचार पढ़ रहे हो चाहे आप संधि पढ़ रहे हो। ए आई ओ औ ये किस से मिलकर बने होते हैं, तो देखिए ए के साथ ई मिला दिया, ए के साथ ई मिला दिया तो ए बन जाता है, और ए के साथ ऊ मिला दिया, ए के साथ ऊ मिला दिया तो ओ बन जाता है। बस एक एक ध्यान में रखो, एक एक ध्यान में रखो। छोटी मात्रा वाले यानी ए और ओ, बाद में इसके ऊपर एक मात्रा लग जाती है तो इसकी 2 हो जाती है, यानी ये तो मात्राओं में वृद्धि हो रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक मात्रा वाले यानी ये छोटे वाले ध्यान में रखने हैं, ए ओ। अब ये किस से बनते हैं, अब देखिए ए के साथ ए की तुरंत बाद ई आता है, ई को मिलाया तब तो ए बन गया। उसके बाद क्या आता है, ऊ आता है, तो ऊ को मिलाया तो ओ बन गया। अब इनको कैसे बनाएंगे, इनको बनाएंगे ए के साथ जो बनाया है उसको जोड़कर, ए के साथ ए जोड़ो आई हो जाएगा। उसी प्रकार से ए के साथ यहां पे अपनों ने किसको बनाया, ओ को बनाया, तो ओ को जोड़ दो औ बन जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ये संधि में भी काम आने वाला है और इसके साथ साथ वर्ण विचार में भी काम में आने वाला है, ठीक है। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, यहां पर अपनों ने मात्रा काल के आधार पर वर्णों के का वर्गीकरण पढ़ा है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हो गए, एक तो प्लुत का चिन्ह, एक ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, और एक जो प्रश्न हो गया कि ए आई ओ औ किस से मिलकर बनते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, संध्या स्वर या संध्याक्षर किसे कहते हैं, संध्या स्वर या संध्याक्षर किसे कहते हैं। देखिए संध्या स्वर जो संधि से मिलकर संधि के हिसाब से बनते हैं, यानी संधि की तरह बनते हैं,
उन्हें ही संध्या स्वर या संध्याक्षर कहा जाता है। और एक संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? वही ए, आई, ओ और औ। ये संधि स्वर या संध्याक्षर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ए के साथ ई मिला। संधि की परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों का मेल और वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। तो यहां पर देखिए ए और ई मिलेगा, बनेगा क्या? एक नया ई, ए बनेगा, यानी परिवर्तन होगा। तो इसलिए यहां पर कौन सा माना जाता है? इन चारों को क्या कहा जाता है? संधि स्वर या संध्याक्षर कहा जाता है। तो ये बात भी आप विशेष तौर से नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मात्रा काल के आधार पर विभाजन में अपनों ने सारी की सारी चीजें देख ली है जो महत्वपूर्ण कही जा सकती है। ठीक है। ह्रस्व स्वर, संधि स्वर, दीर्घ को संयुक्त भी कहते हैं क्योंकि वो 2 का मेल होता है, उसमें सारे के सारे आ जाते हैं। प्लुत का चिन्ह और ये ए, आई, ओ, औ किससे मिलकर बने होते हैं? बस इतनी सी चीज ध्यान में रखना। भेद वगैरह कहीं नहीं पूछे जाते। मात्रा काल के आधार पर कितने भेद होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, कहीं नहीं पूछे जाते। अब अपन बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 2 ही प्रकार के स्वर होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। मूलतः सभी के सभी स्वर अननुनासिक होते हैं, यानी कोई भी नासिक नहीं होता। नासिक नहीं होता, कोई भी नासिक नहीं होता। क्यों? देख लो आप, किसी का भी उच्चारण नाक से हो रहा है, ए, आ, ई, किसी का भी नाक से नहीं होता। अनुनासिक यानी नहीं होता नासिका से उच्चारण किसी भी स्वर का। परंतु यदि अपन सभी स्वरों पर अनुनासिक ध्वनियां लगा दें, जैसे चंद्र बिंदु लगा दें, तब ये अनुनासिक बन जाएंगे। अनुनासिक किसे कहते हैं? नाक से बोले जाने वाले वर्ण, यानी ऐसी ध्वनियां जिनमें मुख के साथ साथ नाक की सहायता लेनी पड़े, तो वे अनुनासिक ध्वनियां कहलाती है। और जिनमें नासिका की सहायता नहीं ली जाती तो वहां पर अननुनासिक कहा जाता है। इसको निरनुनासिक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो मूलतः सभी की सभी जो 11 स्वर हैं वो कैसे होते हैं? मूलतः अननुनासिक होते हैं। कोई भी नासिक नहीं होता, कोई अनुनासिक नहीं होता, परंतु सभी के साथ अपन चंद्र बिंदु लगाकर उनको अनुनासिक बना सकते हैं। इतनी सी बात है। और उसके बाद अपन बात करते हैं जीभ के उठने के आधार पर। तो जीभ के उठने के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हालांकि नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये हमारी जीभ है, ये हमारा मुंह है। ठीक है। ये हमारी जीभ का बाहर का हिस्सा है। ठीक है। और ये हमारी जीभ का अंदर का हिस्सा है। ठीक है। तो यहां पर अपन जो उच्चारण करते हैं उनमें अगर अपन देखें तो जो ई, ए, ऐ है वो तो पीछे से उच्चरित होते हैं, तो यहां से उच्चरित माने जाते हैं। मध्य में ए होता है और बाकी के सभी स्वर बाहर से उच्चरित होने हैं। तो इसलिए यहाँ पर हाँ एक चीज उल्टी है। यहाँ पर अपन ये आगे का हिस्सा बोलते हैं सामान्यतः, जबकि ये इस वर्गीकरण में पश्च कहलाता है, पीछे का हिस्सा कहलाता है। तो यहाँ पर तो ई, ए, आई उच्चरित होंगे, ई, ए, आई होंगे, और मध्य में ए होगा, और बाकी के सभी किस में जाएंगे? पश्च में उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाएंगे। ठीक है। तो ये जीभ के उठने के आधार पर, हालांकि ये महत्वपूर्ण है। औष्ठ गोलाई के आधार पर भी जिन वर्णों के उच्चारण में होठ गोल गोल होते हैं, जैसे उ, ओ, औ, बस ये 4 ही औष्ठ गोलाई के आधार पर अलग बांटे जाते हैं। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार का विभाजन किया जाता है, वृत्ताकार और इसके साथ साथ अवृत्ताकार। वृत्ताकार में जिनमें होठ गोल गोल होते हैं वो वृत्ताकार कहलाएंगे, नहीं होते वो अवृत्ताकार। तो उ, ओ, औ, ये 4 ही क्या होते हैं? कौन से? वृत्ताकार होते हैं, बाकी सभी के सभी अवृत्ताकार। अब अपन बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर। तो यहां पर जो है मुखाकृति के आधार पर
इस आधार पर जो वर्गीकरण है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? समृद्ध, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, समृद्ध, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, फिर विवृत। ये 4 भागों में अपन बांटते हैं। मुखाकृति का मतलब है कि मुंह खुलने के आधार पर। देखिए विवृत में सबसे अधिक मुंह खुलता है उच्चारण में, सबसे अधिक। और सबसे अधिक अपन किस वर्ण के उच्चारण में मुंह खोलते हैं? आ, ठीक है। और जो समृद्ध होता है उसमें सबसे कम मुंह खुलता है, सबसे कम। और सबसे कम किस किस के वर्ण के उच्चारण में होता है? ई ई उ ऊ। इन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम मुख खुलता है। आगे 1 मात्रा वाले इसमें चले जाएंगे, 2 मात्रा वाले इसमें चले जाएंगे। आप थोड़ा सा देख लेना क्योंकि ये वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। और इस वर्गीकरण में प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, जहां पर आपका ध्यान नहीं जाता। वर्ण तो आप देख भी लेंगे कि भाई कौन सा किस में जाता है। ये सबसे कम है तो सबसे थोड़ा सा मुख ई उ में ही खुलता है, तो इसलिए अपनों ने ये देख लिया। और उसके बाद सबसे अधिक आ में खुलता है, तो ये विपरीत हो गया। यहां पर अपन बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से, ये ही चीज सबसे कम मुख खुलने पर कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? समृद्ध, सबसे अधिक विवृत। एक बार प्रश्न पीटीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से असत्य या गलत छांटिए। तो ये जो अर्ध समृद्ध है इसमें समृद्ध से तो अधिक खुलेगा, समृद्ध से अधिक, जबकि अर्ध विवृत से कम खुलेगा। ठीक है, यानी समृद्ध से अधिक, अर्ध विवृत से कम अर्ध समृद्ध में मुख खुलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर अर्ध विवृत का पूछ ले तो अर्ध विवृत में अर्ध समृद्ध से अधिक और विवृत से कम मुख खुलता है। ये प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है, तो आप एक बार इस प्रश्न को भी देख कर जाइएगा। और यहाँ पर अपना जो स्वरों का वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है मोटे तौर पर। और इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, अगर आएंगे तो। इस टॉपिक से बात करते हैं अपन दूसरे टॉपिक, दूसरे यानी व्यंजन की। तो व्यंजन की यदि अपन बात करें तो देखिए व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? हम जानते हैं कि संख्या में व्यंजनों की संख्या होती है 33। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर सामान्य वर्गीकरण ही पूछा जाता है अक्सर। सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण में अपन 3 भागों में सभी व्यंजनों को बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी इनको कहते हैं। तो ये जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 25। क्यों? क्योंकि 5 वर्गों में बंटे होते हैं। जैसे अपन देखें क वर्ग, तो क वर्ग में कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ और इसके साथ अंग, ये 5 होते हैं। उसके बाद यदि च वर्ग की बात करें तो च वर्ग में फिर 5 होते हैं। कौन कौन से? च, छ, ज, झ और उसके बाद इय, ये 5 होते हैं। उसके बाद यदि बात करें ट वर्ग की तो ट वर्ग में फिर 5 होते हैं। कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ और अण, ये 5 होते हैं। उसके बाद त वर्ग की यदि बात करें तो त वर्ग में फिर 5 होते हैं। कौन कौन से? त, थ, द, ध और न, ये 5 होते हैं। बचा कौन सा वर्ग? प वर्ग। तो प वर्ग और प वर्ग में फिर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ और उसके बाद म, ये 5 होते हैं। इस प्रकार से 5 5 5 5 यानी टोटल कितने वर्ण हुए? 25 हुए। अब देखते
देखते हैं इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 वर्गों में बंटे होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। सीधा का सीधा पीटीटी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ये नहीं पूछा जाएगा कि वर्गीय व्यंजन कहते किसे हैं, परिभाषा नहीं आएगी, ये पूछा जाएगा कितने होते हैं। ठीक है, इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह जब वायु स्पर्श करती है तभी उच्चरित होते हैं। जैसे यदि कै वर्ग की बात करें तो कै वर्ग में कंठ से कंठ को वायु स्पर्श करेगी ना तब ये उच्चरित होंगे, तो इसलिए इनको कंठे भी बोला जाता है। च वर्ग में तालु से वायु स्पर्श करेगी तब उच्चरित होंगे, इसलिए इनको तालव्य कहा जाता है। ट वर्ग में मूर्धा से वायु स्पर्श करेगी तब उच्चरित होंगे, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। त वर्ग में दांतों से उच्चरित होंगे, इसलिए दंत्य कहा जाता है। और पै बोलकर देख लीजिए, पै फै बै भै ओष्ठ से उच्चरित होंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? औष्ठ्य कहा जाएगा। देखिए, वायु कहीं ना कहीं स्पर्श करिए, चाहे गले में, चाहे तालू में, चाहे मूर्धा में। मूर्धन्य का मतलब होता है, मूर्धा का मतलब होता है मसूड़े। ठीक है, हाँ, तो चाहे कंठ हो चाहे तालव्य हो, यानी कहीं भी स्पर्श करने के कारण उच्चरित होते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और वर्ग में बंटे होने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो क्लियर है। अब अपन बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण। हमने यहाँ पर कहा कि भी सामान्य वर्गीकरण में सभी व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। 25 को अपनों ने देख लिया है और टोटल कितने हैं? 33। बचे कितने? 8। अब 8 को अपने को यहाँ पर और देखना है, तो 8 वर्णों को अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन यहां पर देखते हैं 8 वर्णों को। तो दूसरा जो वर्गीकरण होता है, तीसरा है ना, 3 है ना, तो पहला तो हो गया स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसमें 4 आते हैं, कौन कौन से? श, श, और है, ये 4 आते हैं। और उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं वो भी संख्या में कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। ठीक है, अंतःस्थ, अंतः का मतलब होता है अंदर। इन ध्वनियों के उच्चारण में आप र ल बोलकर देख लीजिए, सभी ध्वनियों के अंदर ही अंदर हल्का कंपन होगा, इसलिए इनको अंतःस्थ कहा जाता है। और ऊष्म कहा जाता है श, 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 यानी वायु घर्षण के साथ बाहर आती है तो हल्की गर्म हुई सी प्रतीत होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अपनों ने सभी 33 व्यंजनों का वर्गीकरण देख लिया है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात आती है, देखिए, ये था सामान्य वर्गीकरण और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्गीकरण ही करवाऊंगी। हालांकि व्यंजनों का जो मुख्य वर्गीकरण है उसमें 2 भागों में व्यंजन वर्णों को बांटा जाता है। एक तो प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर, और एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर। ये भी वर्गीकरण 2 वर्गीकरण है जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, प्रयत्न विधि में अपन जिस प्रकार का प्रयास करते हैं वर्णों के उच्चारण के लिए, तो वो सारे के सारे भेद आते हैं इसमें। वो सारे के सारे आ जाएंगे, जैसे स्पर्शी, स्पर्शी संघर्षी, वो सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएगी। उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान में एक चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो ये है कि उच्चारण स्थान कुल कितने माने गए हैं? तो 8 माने गए हैं। ये बात ऐसे की ऐसे याद रख लेना, नाम कोई नहीं पूछता कि कौन कौन से हैं, परंतु इतना जरूर पूछ लिया जाता है कि उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं। तो उच्चारण स्थान हम संस्कृत के आधार पर 8 मानते हैं, हिंदी में भी, ये याद रखना।
और इन दोनों वर्गीकरणों में 2-3 चीज और है जो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने नाम इसलिए बता दिया ताकि आपको कहीं भी किताबों में ये चीजें मिले और आप यूं कहो कि भी हमें ये बताई नहीं गई, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी मैं इन दोनों भेदों में भी जो मोस्ट चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक तो याद रखना, पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं। पार्श्व का शाब्दिक अर्थ होता है किनारा, और जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ के दोनों किनारों से वायु बाहर आती है, निकलकर बाहर आती है, और जीभ है वो ऊपर टकरा जाती है और आसपास से वायु निकलती है, तो उस वर्ण को अपन पार्श्विक कहते हैं। और ये है ल। आप बोलकर देख लीजिए, ल बोलेंगे तो जीभ ऊपर टच हो जाएगी, आसपास के दोनों हिस्से खुले रहेंगे, वहां से वायु क्रॉस होगी, तो इसलिए उसको पार्श्विक कहते हैं। एक लुंठित याद रखना, ठीक है, लुंठित कह सकते हैं, प्रकंपित कह सकते हैं। जो लुढ़कता हुआ वर्ण लगता है उच्चारण में उसे लुंठित कहते हैं, और वो होता है र। ठीक है, ये याद रखना है। और एक यदि अपन बात करें उत्क्षिप्त की, उत्क्षिप्त या ताड़न जात, ये कौन से होते हैं? ये 2 वर्ण होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? देखिए, ट वर्ग में अपनों ने ये देखा और ये देखा, ये दोनों ही बिना बिंदु वाले आते हैं। ये जो बिंदु वाले होते हैं ये अलग से होते हैं, हालांकि अपन करते क्या है कि उसमें भी बिंदु वाला लगा देते हैं, ये वाला, ये तो नहीं लगाते पर ये वाला लगा देते हैं। इसमें दोनों ही बिना बिंदु वाले आते हैं। बिंदु वाले दोनों ही अलग से श्रेणी में आते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त कहा जाता है। उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ उठती है और झटके के साथ गिरती है, ड़, तो इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो आप पार्श्विक ध्यान रखेंगे, लुंठित ध्यान रखेंगे, उत्क्षिप्त वर्ण ध्यान रखेंगे, कितने कितने होते हैं। इसके साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, अयोग वाही ध्वनिया या वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ये, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? अनुस्वार कह सकते हैं, और एक होता है ये, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? विसर्ग कह सकते हैं। ये 2 ध्वनियां अयोगवाही कहलाती है। क्यों कहलाती है? अ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जोड़कर, और वाही का मतलब होता है ले जाना, यानी इनको किसी के साथ जोड़कर नहीं ले जा सकते। किसी के साथ का मतलब न इनको स्वरों में शामिल किया जाता, न इनको व्यंजनों में शामिल किया जाता, तो इसलिए इनको भी व्याकरण में एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। और किस श्रेणी में? इन्हें अयोगवाही ध्वनियां कहते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये इन्हीं वर्गीकरणों में है। इन्हीं वर्गीकरणों में से जो मोस्ट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए इन्हीं में एक भेद आता है घोष के आधार पर, घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। हालांकि ये वर्गीकरण व्यंजनों का है, परंतु इसमें स्वर भी शामिल किए जाते हैं और इसके साथ साथ व्यंजन भी शामिल किए जाते हैं। ये कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो सघोष वर्ण, और दूसरा अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। देखिए, जिनमें घोष या नाद या गूंज होती है उन्हें सघोष, जिनमें घोष या नाद या गूंज नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और संख्या में कितने होते हैं? यदि अपन इनकी बात करें तो देखिए, सघोष वर्ण जो माने गए हैं वो, पहली बात तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण माना गया है। प्रत्येक वर्ग का मतलब 5 वर्ग अभी अपनों ने देखे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, अब क का देखें तो ग, घ, अंग, ये आ जाएंगे। च वर्ग का, क्योंकि तीसरा, चौथा, 5वां 3 लिए ना, तो तीसरा क और ख को छोड़ना है, तो क और ख किस में जाएंगे? फिर इसमें चले जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तो किस में चला जाएगा?
ए घोष में, और तीसरा चौथा पांचवा इसमें चला जाएगा। अर्थात च वर्ग को देखें तो च छ इसमें, ज झ ही है इसमें, टैठ है डढ़ है, तैथ है दधन है, पैफ है बेबम है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा इसमें, तीसरा चौथा पांचवा इसमें। 25 वर्ण तो हो गए क्लियर, मैं तक तो अपनों ने बांट लिया पांचों वर्गों को। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं यर लव और श है इन 8 वर्णों की, तो देखिए य र ल व और है, ये 5 जाते हैं स कोश में, बचे कितने 3 स बचे, तो ये तीनों जाते हैं इसमें। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि भाई सभी स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। व्यंजन तो अपनों ने 33 के 33 सब देख लिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का 3 तो इसमें आया था, 2 इसमें, 25 वर्ण यहाँ आ गए और 5 इधर आ गए, 3 आ गए, 8 भी ये आ गए, तो टोटल 33 वर्ण हो गए। अब बच्चे सभी के सभी स्वर, तो सभी के सभी स्वर जो होते हैं वो स घोष होते हैं, तो सभी के सभी स्वर भी इसमें जाएंगे। याद नहीं रहे चिंता मत कीजिए, सिर्फ ए घोष वर्ण को याद रख लीजिए, या फिर इस प्रकार के से याद रख लीजिए, ये तो 31 और ये 13, यानी स घोष तो 3 1 होता है और ए घोष 1 3 होता है, यानी इसमें 31 वर्ण आते हैं, इसमें 13 वर्ण आते हैं। आप इस ए घोष को 1 को याद कर लीजिए, इसमें 13 ही वर्ण आते हैं। कौन कौन सी? अब 5 वर्ग है, पांचों के 2 ले लिए तो 10 तो ये हो गए और 3 ये 13 वर्ण आएंगे, और इसमें कितने आएंगे? इसमें 31 आएंगे। आप इनको याद रख लीजिए, बाकी बचे हुए सारे के सारे स्वर व्यंजन किस में चले जाएंगे? स घोष में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये चीजें क्लियर हो जाती है, और इसी के साथ व्यंजन वर्णों में जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने क्लियर करवा दी है। तो यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने, देखिए मैंने बहुत जल्दी करवाया है, जो अपना उद्देश्य था, लक्ष्य था कि अपन जैसे तैसे 2 दिन बचे हैं तो अपन जैसे तैसे इन सभी टॉपिक्स का एक बार परिचय देख लें, तो मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम नहीं दे पाई। आप वीडियो रोकिए और जो भी मोस्ट चीजें बताई जा रही है वहां वीडियो रोककर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 33 के 33 व्यंजनों को अपनों ने देख लिया, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि व्यंजन व स्वर सभी को अपनों ने देख लिया। यहाँ पर इसी के साथ अपना वर्ण विचार टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी की सारी अपनों ने क्लियर कर ली है। तो देखिए, हाँ एक चीज और देख लेना, प्राण के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, वो भी सभी स्वर व व्यंजनों का किया जाता है, और 2 ही आधारों पर किया जाता है, अल्प प्राण महाप्राण, यानी जिसमें कम प्राण लगाए जाते हैं, कम दबाव लगाया जाता है, कम वायु लगाई जाती है, उसे अल्प कह दिया जाता है, अल्प प्राण, और जिसमें ज्यादा लगती है उसमें महाप्राण। आप इसको याद रखने की कोशिश ही मत कीजिएगा, क्योंकि ये समझने वाली चीज है और याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप प्रत्येक वर्ग का देखिए, तो कै हल्का बोला जाता, कै में कम दबाव लगता है या ख में? जाहिर सी बात है कै में कम दबाव लग रहा है, यानी अल्प दबाव लग रहा है, तो इसलिए कै तो अल्प प्राण हो जाएगा, ख महाप्राण हो जाएगा। फिर घ को देख लीजिए, तो घ में कम दबाव लगता है और घ में ज्यादा दबाव लगता है। उसके बाद अंगय जो है वो बिल्कुल कम दबाव वाला है। तो ये 3, यानी पहला, तीसरा और 5वां, ये 3 तो कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा वर्ण किस में जाते हैं? महाप्राण में। यानी सम वर्ण तो सम संख्याएं होती है ना, 2 4 6, तो सम वर्ण तो किस में जाते हैं? महाप्राण में, और विषम वर्ण 1 3 5 किस में जाते हैं? अल्प प्राण में जाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और अल्प प्राण में बाकी सेम वही होगा, जो यर लव है हल्के होते हैं तो वो इसमें चले जाएंगे, श है इसमें चले जाएंगे महाप्राण में, और सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, हालांकि ये ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता, ज्यादा जो पूछा जाता है वह सघोष वर्ण ही पूछा जाता है।
अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। वर्ण विचार टॉपिक में स्वर और व्यंजन दो ही भेद होते हैं और इनमें भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी की सारी अपनों ने कर ली है। दूसरा टॉपिक अपना कौन सा है? शब्द विचार। शब्द कहते किसे हैं, पहले तो यही महत्वपूर्ण है। सार्थक वर्ण समूह है, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। देखिए, मान लीजिए कि एक कमला शब्द है, कमला है, तो इसमें वर्णों का समूह है। कितने वर्णों का समूह है आप देख लीजिए, क प्लस ए, ठीक है, क में क प्लस है, और मैं में भी देखें तो मैं के साथ ए है, और यदि ला में देखें तो ल के साथ आ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 2 4 6, यानी कमला जो शब्द है वो 6 वर्णों का मेल है, वर्णों का समूह है। अब देख लीजिए सार्थक है कि नहीं। सार्थक का मतलब जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। अब कमला का कोई अर्थ होता है, कमला का अर्थ होता है, कमला किसी का नाम होता है, माँ लक्ष्मी को कहा जाता है। तो इसलिए ये वर्णों का सार्थक समूह है, इसलिए हम इसको शब्द कहेंगे। तो शब्दों की परिभाषा क्या होगी? सार्थक वर्ण समूह है ही शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं अपन शब्दों के वर्गीकरण की। शब्दों का वर्गीकरण, वर्गीकरण की यदि अपन बात करें तो देखिए, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से? एक तो किया जाता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। दूसरा किया जाता है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर कह सकते हैं। तीसरे की यदि बात करें तो तीसरा अर्थ के आधार पर किया जाता है, और चौथे की यदि बात करें तो रूप परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। स्वरों का 5 आधारों पर था, व्यंजनों का 2 आधारों पर था, शब्दों का 4 आधारों पर है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कहां कहां से उत्पन्न होकर हमारे पास आए कि हमारे पास आज हिंदी का इतना बड़ा शब्दकोश बन गया। हमारे पास 5 स्रोत से आए। कौन कौन से? कुछ तो संस्कृत से आ गए थे, ठीक है, कुछ संस्कृत से, क्यों? क्योंकि संस्कृत से हिंदी निकली है, ज्यों के त्यों ले लिए। कुछ संस्कृत के ही ऐसे थे जिनको आप परिवर्तन करके यानी रूप बदलकर हमने ले लिए, तो परिवर्तन करके ले लिए। और कुछ ऐसे थे जो हमने अपने बना लिए, खुद से मनगढ़ंत हो गए, तो मनगढ़ंत हो गए। और कुछ ऐसे थे जो हमने अन्य भाषाओं से ले लिए, अन्य भाषा से ले लिए। और कुछ ऐसे थे जो हमने जोड़कर ले लिए, यानी अलग अलग भाषाओं के शब्दों को, भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बना लिए, नए बना लिए, जोड़ करके बना लिए। अब जो संस्कृत से लिए और जो के त्यों अपनाए वो तो कहलाए तत्सम, तत्सम। और संस्कृत से लिए परंतु रूप बदलकर अपनाए वो क्या कहलाए? तद्भव। मनगढ़ंत जो खुद से बनाए वो कहलाए देशज, अन्य भाषा के कहलाए विदेशज, विदेशज। और जो 2 भाषाओं के शब्दों को जोड़ जोड़कर बनाए वो कहलाए संकर। आपको मैं बता देती हूं, आपके ये 4 ही प्रकार के शब्द हैं वो सिलेबस में है। पीटीटी के एग्जाम में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज है। संकर शब्द आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने। तो यहाँ पर आप तत्सम व तद्भव की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको कुछ नियम बता दूंगी। पहले अपन यहाँ पर ये देख लेते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ तो ऐसे शब्द होते हैं जो पुराने होते हैं, उसी प्रकार से चलते रहते हैं, तो उनको तो कहते हैं रूढ़, और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे पानी है, पानी शब्द में अगर आप इसके टुकड़े कर दोगे, पा अलग कर दोगे, नी अलग कर दोगे, तो वो कोई सार्थक शब्द नहीं बचेगा। तो इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़। पानी, दूध, चाय, ये सारे के सारे जिनको तोड़ने के बाद कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनता, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अब जैसे पाठशाला,
तो पाठ और शाला 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठ का भी एक अर्थ होता है, शाला का भी अर्थ होता है, यानी 2 सार्थक शब्दों को मिलाकर हमने एक शब्द बना लिया, उनका योग कर लिया, जोड़ लिया, तो उन्हें यौगिक शब्द कहा जाएगा। तीसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़ यानी जोड़ तो हुआ, योग तो हुआ, परंतु फिर किसी अर्थ में रूढ़ हो गया, तो इसलिए उन्हें योग रूढ़ कहेंगे। सीधी भाषा में बता दूं, आपको ज्यादा समझ में आज नहीं आएगा। सीधी की सीधी बात है कि बहुब्रीहि समास में जो भी आप उदाहरण देखते हो ना बहुब्रीहि समास के, वो सारे के सारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। एक उदाहरण बता देती हूँ, तिरंगा शब्द है, तो तिरंगा में अपन शाब्दिक अर्थ के अनुसार देखें तो ती और रंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों का योग हुआ है। ती का मतलब 3 और रंग हो गया, यानी 3 रंगों का जहां पर मेल है वहां पे तिरंगा। अब 3 रंग का मेल तो आपकी ड्रेस में भी हो सकता है, आप उसको तिरंगा बोल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 रंगों का जो मेल तिरंगा शब्द हमने बनाया वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया, यानी राष्ट्र ध्वज के अर्थ में रूढ़ हो गया। तो इसलिए हम अन्य कहीं पर यदि 3 रंग देखें तो तिरंगा शब्द काम में नहीं लेते, वो विशेष अर्थ में ही रूढ़ होते हैं। जिस प्रकार से सुहासिनी शब्द है, तो सुंदर हंसी होती है उसको सुहासिनी कह सकते हैं। क्या अपन हर किसी को कह सकते हैं? ये बात नहीं कह सकते। बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी हंसी बहुत सुंदर होती है, परंतु सुहासिनी सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती के लिए काम में लिया जाता है। जैसे सुहासिनी, सुमधुर वासिनी, ये आता है ना, तो वो अपन किसके लिए? माँ सरस्वती के लिए। उसी प्रकार से लंबोदर, अब लंबोदर जिस लंबा और उदर 2 शब्दों से मिलकर बना है। लंबा का तो मतलब आप जानते हो, और उदर का मतलब पेट होता है, तो जिसका लंबा पेट हो तो उसे अपन लंबोदर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये भगवान गणेश के अर्थ में रूढ़ हो चुका है। तो इसलिए बहुब्रीहि समास वाले सारे के सारे उदाहरण किसमें जाएंगे? इसमें। तो रूढ़ एक छोटा सा शब्द होगा जिसको तोड़ा नहीं जा सके। यौगिक 2 शब्दों का मेल होगा जिनको अलग अलग करने पर भी वो अपना अर्थ देंगे। योग रूढ़ ऐसे शब्द जो योग तो हुए हैं परंतु फिर भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं। तो इस आधार पर 3 भेद माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर भी 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये 3 भेद माने जाते हैं। देखिए, वाचक का मतलब है जिस रूप में वाक्य बोला गया उसी रूप में अर्थ ग्रहण किया गया, वाचन किया गया उसी अर्थ में अर्थ ग्रहण किया गया, तो वाचक शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको कह दिया कि रीना सिलाई का काम कर रही है, तो आप क्या समझे? रीना नाम की कोई लड़की है जो सिलाई का काम करती है, ठीक है। जिस अर्थ में मैंने बोला उसी अर्थ में आपने ग्रहण किया। लक्षक, जिस अर्थ में बोला जाता है उस अर्थ को ग्रहण नहीं किया जाता, लक्षित अर्थ को ग्रहण किया जाता है। यानी मैं किसी और चीज को लक्ष्य करके बात बोल रही हूं, आप भी उसी लक्ष्य को ही या उस लक्षित अर्थ को ही प्राप्त करोगे। जैसे मैंने कह दिया सीता तो निरी गाय है, अब आप यूं समझ लेंगे क्या? मैंने बोला तो क्या है कि सीता गाय है, तो आप मेरे बोले हुए शब्दों का उसी रूप में अर्थ नहीं लेकर जाएंगे। आप किस रूप में लेकर जाएंगे कि सीता नाम की कोई लड़की है जो सीधी सादी है। आप ये नहीं सोचेंगे कि सीता किसी गाय का नाम है। तो इसलिए मेरा लक्ष्य ये बताना था कि भाई सीता नाम की कोई लड़की है जो बहुत सीधी है, और आपने उसी अर्थ को ग्रहण किया, सीधे के सीधे शब्दों के अर्थ को ग्रहण नहीं किया, तो वहां पर लक्षक होते हैं। अगर अपन बात करें व्यंजक शब्दों की, जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, तो वहां पर व्यंजना मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर मोती, मानस और चून, ये 3 शब्द है, परंतु तीनों के लिए एक शब्द काम में लिया गया है, पानी। और पानी एक ऐसा शब्द है जो मोती के लिए अलग अर्थ देगा, मनुष्य के लिए अलग अर्थ देगा और आटे के लिए अलग अर्थ देगा। तो इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? इसे व्यंजक शब्द कहते हैं। यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले और अलग अलग जगहों पर वह अलग अलग अर्थ दे, तो वहां पर व्यंजक शब्द माना जाता है। अब मोती के संदर्भ में तो होती है चमक। अपन कह देते हैं ना कि इस मोती का पानी बहुत सुंदर है, यानी उसकी चमक बहुत अच्छी है, तो पानी का मतलब ही किस में चला जाता है? चमक में। मनुष्य के संदर्भ में
वो वहां पर गया, किसी ने बात नहीं की, पानी उतर गया। यानी मनुष्य के संदर्भ में इसी का अर्थ किस में चला जाता है? इज्जत में। कहा क्या? पानी उतर गया, परंतु पानी का अर्थ किस में लिया गया? इज्जत में। और यदि आटे की बात करें तो आटे का भी बिना पानी के कोई मोल नहीं होता, तो यहां पर इसका अर्थ किस में जाएगा? जल में जाएगा। तो इस प्रकार से जहां पर एक ही शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ के रूप में आए, तो वहां पर जो शब्द माने जाते हैं वो कैसे शब्द माने जाएंगे? व्यंजक शब्द माने जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के शब्द होंगे। जिस रूप में शब्द बोले गए उसी रूप में अर्थ ग्रहण किया गया। वाचक, उस अर्थ को ग्रहण न करके लक्षित अर्थ को ग्रहण किया गया। लक्षक, और यदि एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर व्यंजक। रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। अगर विकारी की बात करें तो जो बदल जाते हैं उनको विकारी कहते हैं, और अविकारी जो बदलते नहीं है उनको अविकारी कहते हैं। अब बदलते हैं तो किस आधार पर, बदलते नहीं है तो किसके आधार पर? तो लिंग, वचन, पुरुष, इनके आधार पर कोई भी शब्द यदि बदलता है तो विकारी कहलाएंगे, और यदि इनके आधार पर कोई शब्द नहीं बदलता तो अविकारी कहलाएंगे। इनके आधार पर का मतलब है कि कोई भी आपके सामने वाक्य है, राम गांव जाता है, तो अब राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दीजिए, सीता कर दीजिए, तो सीता गांव जा रही है। अब राम जा रहा और रही, यानी क्रिया बदल गई, रहा का रही होगी, तो इसलिए वो विकारी शब्द माना जाएगा। इनको अपन अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक आपके चलता है। तो विकारी शब्द वो होंगे जिनके आधार पर अथवा विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष के बदलने के आधार पर बदल जाते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष के बदलने पर भी अपना रूप नहीं बदलते, वो अविकारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने सबको देख लिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉर्ट एंड स्वीट पूरा का पूरा शब्द विचार टॉपिक आपको यहाँ पर मिला है। हाँ, अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताना चाह रही हूं वो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो आप कहीं पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर देती हूं विकारी और अविकारी शब्दों को। ये सामान्य सी बात है, ये कर देती हूं, फिर तत्सम तद्भव वाली चीज भी बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए, विकारी शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये होते हैं। ये बड़े टॉपिक आपके चलते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सामान्य सी बात मैं बताने जा रही हूं। संज्ञा किसे कहते हैं? एक ही शब्द याद रखना, नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने कहा मोहन, मोहन किसी का नाम है, संज्ञा। आपने कहा हिमालय, पर्वत का नाम है, संज्ञा। ठीक है, भेदों की यदि बात करें तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में ये मत समझ लेना कि व्यक्तियों का नाम आएगा, नहीं, एक वचन का नाम जहां पर है वहां व्यक्तिवाचक आएगा। दूसरा भेद जातिवाचक, ये मत समझ लेना कि किसी जाति का ही नाम आएगा, जाट आगे, ब्राह्मण आगे, नहीं, बहुवचन से संबंधित जितने के जितने नाम हैं वो सारे के सारे किस में जाएंगे? जातिवाचक में। भाव, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं होती है। तो भाव हमारे मन के अंदर होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, वो भाववाचक संज्ञाएं होती है। अब एक वचन में एक व्यक्ति का नाम, जैसे एक देश है भारत, तो एक वचन आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजस्थान, एक राज्य का नाम, व्यक्तिवाचक। वहीं पर मैंने कह दिया देश, तो देश तो बहुत सारे होते हैं, बहुवचन सूचक शब्द है तो जातिवाचक।
मैंने कह दिया राज्य, राज्य बहुत सारे हैं तो जातिवाचक संज्ञा। मैंने कह दिया नदी, तो नदियां तो बहुत सारी है, बहुवचन सूचक शब्द है तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इतना सा परिचय काफी है क्योंकि आपके शब्द विचार टॉपिक चलता है, संज्ञा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। सर्वनाम की यदि बात करें तो देखिए नाम की जगह काम में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेदों की यदि बात करें तो 6 भेद होते हैं और 6 भेदों में यदि अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो भेद होता है वो पुरुषवाचक भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ये 6 भेद इसमें माने जाते हैं। पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुषवाचक यानी वक्ता, बोलने वाला, अपने लिए मैं, मैंने, मेरा, मेरी, मेरे, जो भी शब्द काम में लेगा वो उत्तम में जाएगा। मध्यम में तू, तेरा, तेरी, तुझे, ये, तुझसे, ये सारे के सारे मध्यम में, यानी इसमें सुनने वाले के लिए जो काम में लिए जाएंगे, और अन्य व्यक्ति के लिए यह, वह, ये, वे शब्द आएंगे तो वो अन्य पुरुष में जाएंगे। ठीक है, पुरुषवाचक हो गया। निश्चय में निश्चय बात कही जाए या निश्चयात्मकता हो, अनिश्चय में अनिश्चयात्मकता हो, और यदि संबंध में संबंधवाचक शब्द हो, और प्रश्न में प्रश्न सूचक हो, निजवाचक में एक साथ 2 सर्वनामों का मैं खुद ही कर लूंगा यानी निजता प्रकट की जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। क्रिया की यदि बात करें तो क्रिया आपके स्पेशल टॉपिक में नहीं है तो इसलिए अपन बड़ी बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन से? एक तो सकर्मक और दूसरा अकर्मक। जहां पर कर्म आता है वहां सकर्मक और जहां पर कर्म नहीं आता वहां पर अकर्मक। कर्म किसका उत्तर होता है? क्या का उत्तर कर्म होता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब कर्म आ रहा है सकर्मक। तो क्या से वाक्य में प्रश्न करके देख लेना, यदि उत्तर मिले तो वो सकर्मक में जाएगा और यदि उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक में जाएगा। सीधी सी ट्रिक वाइज पहचान, क्लियर। विशेषण कौन सी होती है? विशेषता बतलाने वाले शब्द, विशेषता बतलाने वाले शब्द। ठीक है, विशेषता बतलाने वाले शब्द कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और चौथा कौन सा हो गया? सार्वनामिक, सार्वनामिक। देखिए सार्वनामिक विशेषण की चिंता मत कीजिए, सर्वनाम है, विशेषण की तरह काम में लिए जाएंगे। परिमाणवाचक मात्रा से संबंधित 1-2 किलो, जिनको गिना नहीं जाता, जिनको सिर्फ तोला, नापा या मापा जाता है वो परिमाणवाचक में जाएगी। जिनको गिना जाता है वो संख्यावाचक में जाएगी। बाकी सारे के सारे किस में चले जाएंगे? गुणवाचक में। चाहे वो गुण से संबंधित हो, चाहे वो दोष से, चाहे रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, किसी भी से भी संबंधित हो, सारे के सारे विशेषण शब्द किस में जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं छोटी सी बात, थोड़ी सी बात अविकारी शब्दों की इसी तरीके से। ठीक है, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यदि अपन बात करें तो एक तो होता है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाला। एक होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक, और एक होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और एक होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। यदि कहीं क्रिया की विशेषता बतलाते हैं कि घोड़ा तेज दौड़ता है, वह धीरे सुनता है, वह बहुत तेज चलता है, तो क्रिया की यानी चलने की, कोई भी काम करने की विशेषता जहां पर बताई जाए वहां पर क्रिया विशेषण। संबंध में संबंध बताया जाए कि मेरे घर के पीछे पेड़ है, यानी का, के, की के साथ किसी भी प्रकार के शब्द, अविकारी शब्द का प्रयोग किया जाए वहां पर संबंध बोधक आ गया। समुच्चय बोधक यानी 2 शब्दों या 2 वाक्यों का समुच्चय बनाया जाए किसी भी योजक शब्द द्वारा, जैसे राम और श्याम, तो और यहां पर शब्द किस में चला जाएगा? समुच्चय बोधक में चला जाएगा। विस्मयादि बोधक, अरे
आपने अभी तक हिंदी पढ़ी ही नहीं। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो आश्चर्य, हालांकि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु मैं कहना चाह रही हूं कि इस प्रकार से यदि आश्चर्य की स्थिति कहीं पर प्रकट हो तो वहां पर विस्मयादि बोधक वाक्य माने जाते हैं। और यहां पर एक चीज याद रखना, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। एक बार सीधा का सीधा प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, तो ये चिन्ह आ गया था, ये आ गया था, ये आ गया था। तो इस प्रकार से ये तो प्रश्नवाचक हो जाता है, ये पूर्ण विराम हो जाता है, और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ये चीज आप विशेषतया ध्यान में रख लेना। तो ये था सामान्य तौर पर अविकारी शब्दों का परिचय। अब जो महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो चीज मैं आपको बताने जा रही हूं। कौन सा? तत्सम व तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम व तद्भव शब्दों की यदि अपन बात करें तो एक चीज है याद रखना। देखिए, एक तो तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान पूछी जाएगी आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा शब्द तत्सम है, या यूं पूछा जाएगा निम्न प्रश्न में से कौन सा शब्द है वो तद्भव है। थोड़ी सी पहचान मैं बता देती हूँ, लगभग जो महत्वपूर्ण शब्द है वो आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखिए, कहीं भी क्षय देखो ना तो वो अक्सर तत्सम में जाता है, तत्सम में जाता है, ये ध्यान में रखना। क्षय, जैसे अक्षी आ गया, अक्षी आ गया तो ये शब्द कैसा होगा? तत्सम होगा, ये याद रखना। यानी क्षय अक्षर तत्सम में जाता है, चाहे वो अक्षी शब्द हो, चाहे वह क्षति शब्द हो, चाहे वह क्षीर हो, क्षीर यानी इस प्रकार का शब्द हो, क्षीर, इसका तद्भव हो जाता है खीर। तो इस प्रकार के शब्द हो जहां पर अक्षय आता हो तो वो सारे के सारे किस में जाएंगे? तत्सम शब्दों में जाएंगे। एक चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि कहीं पर अनुनासिक ध्वनि आ रही है, अनुनासिक कौन सा? ये वाला चंद्र बिंदु, अपन कह सकते हैं चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु याद रखना हमेशा ही तद्भव होता है। क्यों? क्योंकि चंद्र बिंदु का विकास संस्कृत में हुआ ही नहीं था, तो इसलिए चंद्र बिंदु। अब इसी को देख लीजिए, अक्षी का अपन क्या बनाते हैं? आंख बनाते हैं, और आंख में अपन क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो चंद्र बिंदु किस में जाता है? अब चांद शब्द, चंद्रमा आ जाए तत्सम होगा, परंतु चांद आ गया, चांद पर चंद्र बिंदु लगता है तो वो तद्भव होगा। बहुत से शब्द है, गांव है वो भी तद्भव होगा, अंधेरा, आंसू, आंवला, ऊंट, इनमें सभी में चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु आते ही और शब्द किस में करना है? आपको तद्भव में करना है। ठीक है, क्षय तत्सम, चंद्र बिंदु तद्भव। और यदि अपन बात करें और वर्णों की, कुछ मैं बता देती हूं जिनकी विशिष्ट पहचान है। देखिए, श्रेय जो है वो भी, ये जो होता है ना, यहां पर अपन बात करते हैं श्रेय, ये वाला श्रेय, श्रीमान वगैरह अपन लिखते हैं ना, वो भी किस में जाता है? तत्सम में जाता है। ठीक है, और इसका जब तद्भव बनाते हैं तो सामान्य तौर पर ख बन जाता है इसका, या छ बनता है, और इसका यदि बनाते हैं तो अक्सर इसका स बन जाता है। जैसे यदि अपन देखें शब्द, तो देखिए अश्रु का आंसू करते हैं अपन, तो श्रेय का क्या बना दिया अपनों ने? स बना दिया। तो इस प्रकार के शब्द आ सकते हैं। उसी प्रकार से यदि अपन देखें कि जो श्रृंगार है तो सिंगार कर देते हैं, ये शब्द है श्रृंगार, तो ये श्रेय का अपनों ने क्या बना दिया? स बना दिया, श्रृंगार शब्द अपन कर देते हैं। तो श्रेय हमेशा किस में जाता है? तत्सम में, और उसके बाद ये श्रेय यदि आ जाए तो वो किस में चला जाएगा? तद्भव में चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यदि ये श आ जाए तो वो भी अक्सर तत्सम में जाता है, और इस श का भी तद्भव रूप अपन स में ही बनाते हैं, यानी इन दोनों का अपन क्या बना लेते हैं? स बनाते हैं। जैसे यदि अपन देखें शिक्षा, शिक्षा जो शब्द है, ऐसे शब्द लिखा जाता है शिक्षा, इसका अपन
तद्भव रूप सीख बना देते हैं, यानी इस श को अपनों ने किस में बदल दिया, स में बदल दिया। तो ये नियम भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ यदि और नियम देखें तो उत्क्षिप्त जो वर्ण होते हैं, उत्क्षिप्त जो वर्ण होते हैं वो सदैव तद्भव में जाते हैं। और उत्क्षिप्त में अभी आपको बताकर आई हूं, ये अड़ आ जाए या ये ढ आ जाए, हमेशा किस में जाएंगे, तद्भव में जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोढ़ शब्द देखा, तो कुष्ठ तत्सम होता है और कोढ़ ढ आ गया तो तद्भव जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि छकड़ा, अब शकट एक शब्द होता है जिसका छकड़ा बनता है, अब छकड़ा देखो ना, देखते ही तद्भव में कर देना, क्योंकि अड़े उत्क्षिप्त वर्ण है और वो किस में जाएगा, तद्भव में। उसी प्रकार से आप मकड़ी, मकड़ी, लोमड़ी ऐसे शब्द देखो जिनमें ये आ रहे हो, वो तद्भव में कर देना, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें अन्य शब्दों की, तो हाँ एक चीज और, यदि आधा रह हो ना तो वो भी तत्सम में जाता है। जैसे गर्धव हो गया, गधा होता है, गर्धव हो गया, अनार्य हो गया, अकार्य हो गया, अर्पण हो गया, इनमें आधा रह आ रहा है, गर्त हो गया तो आधा रह आ रहा है, तो आधा रह किस में जाता है, तत्सम में जाता है। ये चीज भी ध्यान में रखना, ठीक है। इन नियमों के आधार पर कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे, बाकी तो आपको थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ यदि अपन देखें तो कुछ शब्द ऐसे हैं, देखिए वह और ये तत्सम होते हैं, और यानी यदि इनका तद्भव बनाते हैं तो बै बन जाता है, इसका जय बन जाता है, यानी ये किस में जाएंगे, तद्भव में जाएंगे। बै और जय, जैसे यशोदा तत्सम शब्द, जसोदा तद्भव शब्द, वणिक तत्सम शब्द, बनिया तद्भव शब्द। तो ये दोनों तो तत्सम में चले जाएंगे और ये दोनों किस में चले जाएंगे, तद्भव में चले जाएंगे। उसी प्रकार से जो त्रय होता है, त्रय, ये भी किस में जाता है, तत्सम में, और तय किस में चला जाता है, तद्भव में चला जाता है। जैसे यदि अपन देखें पत्तर, तो पत्तर तो किसका शब्द है, तत्सम का है, और पत्ता यदि आपने कर दिया तो वो किस में चला जाएगा, तद्भव में चला जाएगा। उसी प्रकार से और भी शब्द है, पुत्र पूत हो जाता है, सूत्र सूत हो जाता है, राजपुत्र राजपूत हो जाता है, तो त्रय किस में चला जाता है, इसमें चला जाता है। तो उम्मीद करती हूं कि तत्सम शब्दों से संबंधित कुछ नियम जो मैंने बताए हैं वो आप ध्यान रखेंगे। और पीटीटी की एग्जाम है, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं पूछी जाएगी, आप इन नियमों को ध्यान में रखकर जाएंगे। और कुछ मोस्ट जो शब्द हैं वो हालांकि मैंने कक्षा में करवाए हैं, अगर आपको समय मिले तो वो कक्षा देख लेना, अपनी तत्सम तद्भव शब्दों की आ चुकी है चैनल पर, तो वो आप देख लेना। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप वीडियो रोक कर पीछे देख लेना, ठीक है। और अगर आपको टाइम मिले तो वो तत्सम तद्भव शब्दों की क्लास आप देख लेना। और यहाँ तक कि मैंने प्रारंभ में आपको सिलेबस ही बताया था, तो सिलेबस के अनुसार आप कोई भी टॉपिक यदि आपका क्लियर नहीं हो रहा हो तो वो चैनल पर देख सकते हैं, सारे के सारे टॉपिक आ चुके हैं चैनल की क्लास पर। अब अपन बात करते हैं, देखिए वर्ण विचार अपना हो गया, शब्द विचार हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं संधि टॉपिक पर, ठीक है। शब्द विचार के बाद अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संधि टॉपिक पर, और संधि में भी अपन मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। संधि की परिभाषा कोई नहीं पूछता, संधि के भेद कोई नहीं पूछता, कितने भेद हैं, यहां तक कि उपभेद भी कोई नहीं पूछता, ये भी कोई नहीं पूछता स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, कहीं भी नहीं पूछा गया आज तक। नहीं ही व्यंजन संधि का तो कोई भेद होता ही नहीं है, वो तो नियमों में चलती है, ठीक है। अपन फिर भी अपन देखते हैं कि भाई समझने के लिए अपने को कोई तो रास्ता तो देखना पड़ेगा। स्वर संधि में यदि अपन देखें तो देखिए 11 स्वर होते हैं, टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ।
ये 11 स्वर होते हैं। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि देखिए कुछ स्वर तो ऐसे होते हैं जिनको समान स्वर कहा जाता है, ए आ ई उ। तो एक तो नियम सिर्फ और सिर्फ समान स्वरों का होता है। ए या आ के साथ यदि ए या आ मिले तो सदैव आ बनता है। उसी प्रकार से ई या ई के साथ यदि ई या ई मिले तो वो बड़ा ई बनता है। ऊ या ऊ के साथ ऊ या ऊ मिले तो सदैव बड़ा ऊ बनता है। चूंकि यहाँ पर तीनों बड़े बन रहे हैं तो बड़े को हिंदी में दीर्घ कहा जाता है, तो यह दीर्घ स्वर संधि होती है। हालांकि यहाँ पर नाम नहीं पूछा जाएगा, परंतु इस प्रकार का प्रश्न पीटीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ए के साथ ए मिलने से क्या बनता है। हालांकि ए के साथ ए नहीं पूछा गया था, ए के साथ री का पूछा गया था। तो आप इनमें सभी के सभी नियम ध्यान में रख लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब ये तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से पूछ लिया जाए सीधा का सीधा कि भाई बड़ा ई के साथ छोटा ई मिले तो क्या बनेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ यदि समान स्वर हो तो उन्हीं समान स्वरों में से कोई एक बड़ा बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए ए आ को अपन अलग रख लेते हैं और इन सभी स्वरों को री तक एक भाग में बांट लेते हैं और बाद वालों को एक भाग में बांट लेते हैं। तो अपन देखेंगे कि भाई ए या आ के साथ यदि ई या ई मिले, ए या आ के साथ यदि ई या ई मिले तो अभी अपन देख कर आए हैं कि ए के साथ यदि ई का मेल हो तो ए बनता है, अभी देख कर आए हैं। उसी प्रकार से ए या आ के साथ यदि ऊ या ऊ का मेल हो तो सदैव ओ बनता है, ओ बनता है। ठीक है। उसी प्रकार से यदि ए या आ के साथ यदि ए या आ के साथ री का मेल हो तो वहां पर अर बनता है। ठीक है। चूंकि इनमें एक एक मात्राएं आ रही है, यानी छोटी छोटी मात्राओं को शामिल किया है, एक और ओ को शामिल किया है, इनकी बड़ी की मात्राओं को शामिल नहीं किया। एक एक मात्राएं को शामिल किया है तो एक मात्रा किसमें होती है, या एक क्या होता है, गुण होता है। तो यहाँ पर गुण स्वर संधि मानी जाएगी, स्वर संधि मानी जाएगी। और ये चीज एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ए आ के साथ यदि री का मेल हो तो वहां पर क्या बनता है, तो ए या आ के साथ यदि री का मेल करवाया जाए तो वहां पर सदैव अर बनता है। ये चीज याद रखना। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, भाई अपनों ने पहले वाले भाग को तो ले लिया, अब अपन दूसरे भाग में किन किन को बांटा था, ए आई ओ औ को बांटा था, तो इनको भी ले लेते हैं। ए या आ के साथ ए या आई मिले तो बड़ा बनता है, जाहिर सी बात है, इनमें बड़ा कौन है, आई है। उसी प्रकार से ए या आ के साथ यदि ओ या औ बनाए तो वहां पर कौन सा बनता है, औ बनता है। चूंकि यहाँ पर मात्राएं छोटी थी, यहाँ पर मात्राओं में वृद्धि हुई, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि मानी जाती है, वृद्धि स्वर संधि मानी जाती है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ए के साथ यदि ए का मेल होता है तो क्या बनता है। हालांकि मैं वर्ण विचार में ये चीज बता चुकी हूँ कि ए के साथ ए का मेल हो तो ऐ बनता है। उसी प्रकार से ए के साथ यदि ओ का मेल हो तो औ बनता है, और ए के साथ यदि ई मिले तो ए, ऊ मिले तो ओ, और इनका भी मेल हो तो इस प्रकार से बनता है। ये चीज अपन यहाँ पर देख चुके हैं। उसके बाद अपनों ने ए के साथ तो सभी का मेल करवा दिया। अब अपन इस पहले वाले ग्रुप को उठा लेते हैं। पहले वाला कौन सा है, ई या ई है, ऊ या ऊ है, और इसके साथ साथ री है। ये तीन ही है। ये खुद से तो मिल चुके दीर्घ स्वर संधि में, अब इनको अन्य असमान स्वरों से मिलाना है। ठीक है। असमान, समान से नहीं मिलेंगे क्योंकि समान से ये मिल चुके हैं, अन्य से मिलेंगे, और अन्य भी कौन से, असमान। तो यहाँ पर भी अन्य। अब यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि यदि इसके साथ अन्य कोई मिले तो ये आधे य में बदलता है, इसके साथ अन्य कोई मिले तो ये आधे व में बदलता है, और इसके साथ अन्य मिले तो ये आधे र में बदलता है। यहाँ पर जो भी स्वर होता है वो इस इधर होता है, वो
य में मिल जाएगा, इधर होता है वो व में जुड़ जाएगा और इधर होता है वो र में जुड़ जाएगा। परंतु कोशिश ये बात ध्यान में रखनी है, यहां पर अब तक अपन इन दोनों को मिलाकर एक बना रहे थे, यहां पर ये कंडीशन नहीं है, यहां पर सिर्फ इसका ये बनेगा अन्य आने पर, इसका वह बनेगा अन्य आने पर, इसका रह बनेगा अन्य आने पर, इनको बाद में इसमें जोड़ा जाता है। चूंकि यहां पर यह वह रह बनता है तो इसलिए यहां पर यण स्वर संधि मानी जाती है, यण स्वर संधि मानी जाती है। तो 4 जो भेद है स्वर संधि के, टोटल 5 ही भेद होते हैं, उन चारों में से नियम मैंने आपको बता दिए हैं। ए आ के साथ ए आ मिलाओगे तो बड़ा आ बनेगा, ई के साथ मिलाओगे तो बड़ा ई। तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इनको एक बार देख लीजिएगा। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से बताया है, इन दोनों को एक ग्रुप में बांट लिया, इन तीनों को, ई ऊ और री को, और ए आई ओ को दूसरे ग्रुप में बांट लिया। तो आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं आने वाली, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए अब अपनों ने जो मिलान करना था, जो अपनों ने बात करनी थी, तो वहां पर अपनों ने जो बात की है ये ग्रुप था आगे का। अब ए आ खुद से मिला, सबसे मिल चुका, उसके बाद ये खुद से मिले हुए थे, अन्य से भी मिल चुके। अब ग्रुप 1 बचा है, कौन सा? ए आई ओ आउ, ठीक है। तो ये इनका खुद का कोई समान स्वर होता नहीं है, तो खुद से तो मिलेंगे नहीं, ये अन्य से मिलेंगे, ठीक है। अन्य किसी भी स्वर से मिल जाए, अन्य अन्य, ठीक है। अगर इनके साथ कोई अन्य स्वर आता है तो ये आय में बदलता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यहां पर ए स्वर और ये आधा होता है। ये यदि अन्य के साथ मिले तो ये आय में बदलता है, सेम। ये यदि अन्य के साथ मिलेगा तो ये आव में बदलेगा, और ये यदि इसके साथ मिलेगा तो ये आव में बदलेगा। बिल्कुल सेम व्यंजन सभी में आते होंगे, ठीक है। आय आय अब आव यहां पर बनते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना। अब यहां पर आयादी स्वर संधि की आपको पहचान बता देती हूं। किसी भी शब्द में अय आय अव आव की ध्वनि बीच में आ रही हो, वो सारे के सारे शब्द आयादी स्वर संधि में जाएंगे। याद रखना, जय, शव, शावक, गायक, भावुक, विधायक, गवेषणा, प्रदायनी, सब के सब शब्द किस में जाएंगे? आयादी संधि में जाएंगे। और यहाँ पर अय आय अय अव आव बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि मानी जाएगी? आयादी स्वर संधि मानी जाएगी, ठीक है। और आपको एक चीज और भी बता देती हूँ, संधि से संबंधित अपनी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाना, और उसमें अपना जो चैनल शुरू हुआ था उस समय जब अपनों ने संडे की मेगा क्लास लगानी शुरू की थी, तो वहां पर पहली जो अपनी मेगा क्लास आई है वो संधि की आई है। 2 घंटे की क्लास है मात्र, और 2 घंटे की क्लास में आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि पूरी की पूरी करवाई गई है, वो भी मोस्ट उदाहरणों के साथ, शॉर्ट एंड स्वीट। अपनी जो सुबह की डेली क्लास आती है आधे घंटे की, उसमें भी संधि आ चुकी है, परंतु उस जो डेली आधे घंटे की क्लास आती है उसमें विस्तार पूर्वक करवाया गया है। कम से कम 25 से 30 क्लासें हैं संधि की, तो आप उनको देखने का अभी टाइम भी नहीं है, आप मत देखिए, कोई फायदा नहीं होगा। आप जाइए उस प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जो संधि की 2 घंटे की क्लास है वो आप खोलिए, उसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि एक ही क्लास में पूरी की पूरी करवाई गई है। विसर्ग संधि शॉर्ट में 2-3 नियम बताए गए हैं, बाकी विसर्ग संधि उसमें नहीं है, परंतु स्वर और व्यंजन आपकी दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे, वो भी महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ क्लियर हो जाएंगे। पूरे के पूरे वो उदाहरण है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां पर मैं कुछ उदाहरण देती हूं स्वर संधि से संबंधित। एक शब्द आता है स्वार्थ, एक आता है स्वैच्छिक, एक आता है स्वागत, एक आता है स्वाभिमान,
ये शब्द महत्वपूर्ण माने जाते हैं और कंफ्यूज करने वाले हैं। और स्वार्थ तो ऐसा मान लीजिए कि रिजर्व वर्ड है संधि के लिए, अक्सर इस शब्द को पूछ ही लिया जाता है। विच्छेद क्या होता है? स्व जोड़ अर्थ ही क्या माना जाता है? स्वार्थ माना जाता है। स्वैच्छिक, स्व जोड़ ऐच्छिक क्या होगा? स्वैच्छिक होगा, क्योंकि ए के साथ ऐ मिलाओगे तो ऐ ही बनेगा। उसी प्रकार से सु जोड़ आगत का क्या बनेगा? स्वागत बनेगा। इसीलिए आप कंफ्यूज होते हो। सु के साथ आगत यानी ऊ के साथ अन्य असमान स्वर आता है तो यहाँ पर वह बन जाता है, और ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। इसलिए हम अपन कंफ्यूज होके स्वार्थ को भी सु जोड़ अर्थ करके और यण संधि में डाल देते हैं, जबकि इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है। और इसी के साथ यदि अपन देखें तो स्व जोड़ अभिमान ही क्या होता है? स्वाभिमान होता है। अपन एक गलती इसलिए भी करते हैं क्योंकि यण संधि की एक पहचान मानी जाती है कि जहां भी आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण, और उसके तुरंत बाद आधे वर्ण के साथ यह आ जाए, यह आ जाए, या वह आ जाए, या र आ जाए, तो वहां पर सदैव यण संधि मानी जाती है। याद रखना, कुछ शब्दों को छोड़कर। देखिए, आधे वर्ण के साथ यदि यह व र में से कोई भी वर्ण आता है तो वहां पर यण स्वर संधि होती है। ये एक पहचान है। और बीच में यदि बड़े आ या ई या ऊ की ध्वनि आती हो तो वहां पर कौन सी संधि मानी जाती है? दीर्घ संधि मानी जाती है। आय आय आओ आओ की ध्वनि जहां भी आएगी वहां पे अयादि स्वर संधि मानी जाएगी। गुण स्वर संधि में ऊपर देख लेना, एक मात्रा होनी चाहिए। महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, सारे के सारे किसमें जाएंगे? सत्येंद्र गुण संधि में जाएंगे। यानी ऊपर देख लेना एक मात्रा हो, और एक मात्रा चाहे ए की हो और चाहे ओ की हो। महेश है तो गुण संधि, और अगर महोत्सव है तो गुण संधि। ऊपर एक मात्रा है तो सदैव गुण संधि ही मानी जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से अपनों ने देखा, आ बड़ी ई बड़ा ऊ की ध्वनि अगर आ रही है तो दीर्घ स्वर संधि, ऊपर एक मात्रा हो तो हमेशा गुण संधि, और ऊपर दो मात्रा हो, जैसे इस प्रकार से दो मात्रा हो, चाहे ऐ की हो चाहे औ की हो, हमेशा वृद्धि संधि कर देना। और आधे वर्ण के साथ ये वह रह देखो तो यण संधि कर देना, और ऐ आय आओ आओ देखो तो अयादि संधि कर देना। बताइए क्या दिक्कत आएगी आपको? कहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी? ठीक है। और आपके ज्यादा ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधा का सीधा दो ही टाइप का प्रश्न आने की संभावना है। एक तो ये कि शब्द दिया जाएगा और यूं पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो वहां पर आपको संधि का नाम बताना है। या फिर आपसे यूं पूछा जाएगा कि भाई इस शब्द का सही विच्छेद बताइए। तो अक्सर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अपनों ने स्वर संधि से संबंधित सारी बातें देखी, परंतु फिर भी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। सभी पांचों भेदों से संबंधित जो मूल बात है वो बता देती हूँ। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में यदि कहीं पर बीच में आ आए, बड़ी ई आए या बड़ा ऊ आए तो दीर्घ संधि होगी। दूसरा, यदि अपन बात करें गुण संधि की, तो गुण संधि में यदि ए या ओ कहीं भी आए, और इसके साथ साथ अर भी होता है, जैसे सप्तऋषि महर्षि, अर आ जाए तो वहां पर सदैव गुण संधि मानी जाएगी। उसके बाद वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में यदि किसी शब्द पर 2 मात्राएं, देखो ये जो मात्राएं हैं, ये ऐ की मात्रा व्यंजन पर लगाओगे तो इस प्रकार से 2 में जाएगी, किसी भी व्यंजन पर लगा लेना। तो इस प्रकार से ये 2 मात्राएं जहां भी देखो वहां पे वृद्धि संधि, मात्राओं में वृद्धि हुई और वृद्धि संधि मानी जाएगी। उसके बाद यदि अपन बात करें यण संधि की, तो हमेशा याद रखना, अक्सर बहुत ही कम आते हैं अपवाद, आधा वर्ण आ जाए और आधे वर्ण के साथ यदि यह वह र में से कोई आ जाए तो वहां पर यण संधि मानी जाएगी।
और अयादी संधि की यदि अपन बात करें तो आए, आए, अब, आओ, यदि वर्ण देखें तो वहां पर अयादी संधि मानी जाएगी। अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लीजिएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप प्रश्न कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा हिंदी में कोई भी प्रश्न आप 2 बार पढ़े बगैर उत्तर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी में अक्सर अपन प्रश्न को समझने में गलती करते हैं, और यदि अपनों ने 2 बार प्रश्न को पढ़ लिया तो अपन प्रश्न को समझ जाएंगे, और प्रश्न को समझ जाएंगे ना तो कोई चांस ही नहीं है कि अपना उत्तर कोई गलत करवा दे। क्यों? क्योंकि अपन बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे व्यंजन संधि की। तो देखिए, व्यंजन संधि की यदि बात करें तो व्यंजन संधि का कोई भेद तो होता नहीं है, अपनों ने देखा ही था। व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं होता। व्यंजन संधि नियमों पर चलती है। नियमों पर चलती है तो कौन कौन से नियमों पर? देखिए, एक तो तीसरे वर्ण का नियम महत्वपूर्ण है, एक चौथे वर्ण का नियम महत्वपूर्ण है, एक 5वें वर्ण का नियम महत्वपूर्ण है, एक हलंत में का नियम, जो 3 नियम होते हैं वो महत्वपूर्ण है, एक अहन का नियम महत्वपूर्ण है, और एक तय या दय का नियम भी महत्वपूर्ण आ जाता है, और एक मूर्धन्य वर्णों का नियम ये महत्वपूर्ण आ जाता है। वर्णों का नियम आप एक बार वो क्लास देखेंगे ना अपनी संधि वाली, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तीसरा वर्ण, यदि प्रथम वर्ण के साथ क या च या ट या त या प के साथ यदि सघोष वर्ण आ जाए, सघोष वर्ण आ जाए, और सघोष वर्ण कौन कौन से आ जाए? 5वीं को छोड़कर, 5वां को छोड़कर, और है को छोड़कर, यदि इनको छोड़कर यदि सघोष वर्ण आ जाए तो ये सभी के सभी अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं, इसलिए इसे तीसरे वर्ण का नियम कहते हैं। क ग में चला जाएगा, च ज में चला जाएगा, त ड में चला जाएगा, त द में चला जाएगा, प ब में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये बदलते हैं। जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण शब्द है वाक जोड़ ईश, अब सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं, तो सघोष हमारी शर्त पूरी है, और किसके साथ आया? प्रथम वर्ण के साथ। तो परिवर्तन कितना करना है? बस इसको तीसरे में बदलना है। तो वा हो गया, और ग जोड़ ई, बड़ा गी हो गया, श, वागीश शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरे वर्ण का नियम है। इसमें 2-4 महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने करवाए हुए हैं, वो आप देख लेना। चौथा वर्ण में क्या होगा? देखिए, चौथे वर्ण में इधर ये शर्त रहेगी, बस आपको क्या करना है, यहां पर है होना चाहिए। यदि प्रथम वर्ण के साथ है आ रहा है तो ये तो सेम ही रहेंगे, ये अपने वर्ग के तीसरे में ही बदलेंगे। ठीक है, और यदि इसकी बात करें तो ये चौथे वर्ण में बदल जाएगा, चौथा वर्ण में बदल जाएगा। किसके चौथे में? इसी के चौथे में, जो इधर आ रहा है उसके बाद वाला लिख देना। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है उद, या उत कर देते हैं, हालांकि चलिए अपन दूसरे लिखते हैं, पत जोड़ हाथी, ये शब्द है। तो यहाँ पर तय आ रहा है, प्रथम वर्ण आ रहा है, उसके बाद है आ रहा है, दोनों शर्तें पूरी है। तो इसको तो किस में बदल दे? द में बदल दे। तय को द में बदल दिया, है को इसी के चौथे में बदलना है, तो द के बाद क्या आता है? ध आता है। तो शब्द क्या बन गया? प। तय को अपनों ने द में बदल दिया, ध ती, पद्धति शब्द बन जाएगा। मैंने उद को क्यों हटाया? क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए कि विच्छेद में सदैव उद, तद, शरद और मृद, ये 4 शब्द ऐसे हैं जिनमें द शुद्ध माना जाता है, तय शुद्ध नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ पे जो द आता है वो तय का ही काम करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया था। तो विच्छेद में उद, तद, शरद, मृत ही शुद्ध माने जाएंगे, न कि उत, तत्, शरत, मृत ऐसे यहाँ पर नहीं आते। इनमें द शुद्ध माना जाता है। तो तय का काम ही इन शब्दों में कौन सा करता है? द करता है। ठीक है, तो चौथे वर्ण का नियम हो गया। चौथे वर्ण का नियम में इस प्रकार से परिवर्तन होता है।
उसके बाद यदि अपन पांचवें वर्ण में देखें तो यहाँ पर यदि कोई भी पांचवा आया है तो ये भी अपने वर्ग के पांचवें में, ये अंग में बदल जाएगा, ये इय में बदल जाएगा, ये अण में बदल जाएगा, ये न में बदल जाएगा, ये मैं में बदल जाएगा। इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, अगर आपके सामने एक शब्द आ जाए जैसे वाक जोड़ मैं, इस प्रकार से शब्द आ जाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पांचवा वर्ण आ रहा है पै वाली लाइन का, तो अपन इसको भी किस में बदल देंगे, पांचवें वर्ण में बदल देंगे, अंग में बदल देंगे। शब्द क्या आया, वा और कै को अपनों ने किस में बदला, अंग में, और आगे क्या है मैं, वांग में। वांग में किसे कहते हैं, साहित्य को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द है वो बन जाएगा। इस प्रकार से पांचवें वर्ण का नियम काम करता है। ठीक है, अगर अपन बात करें हलंत मैं के नियम की, हलंत मैं के नियम में 3 ही नियम होते हैं। 3 नियम कौन से होते हैं। अब हलंत मैं के साथ आप क्या लगाते हो, देखिए हलंत मैं के साथ यदि आपने पहले वाले 20 वर्ण लगाए हैं, 20 व्यंजन लगाए हैं, 20 व्यंजन, और 20 व्यंजन कौन से, वर्गीय व्यंजनों में पांचवें को छोड़कर कोई भी लगा दिया तो हलंत मैं है वो दोनों रूपों में शुद्ध माना जाएगा। यानी ये अनुस्वार भी बन सकता है और इसके साथ साथ ये पंचम वर्ण भी बन सकता है। ये नियम होता है। अब देखिए कैसे, आपके सामने एक शब्द है सम जोड़ तोष, ये शब्द है, तो यहाँ पे हलंत में आ रहा है, पहली शर्त पूरी। उसके बाद 20 व्यंजन कौन से, वर्गीय व्यंजनों में पांचवें को छोड़कर। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं भाई, टोटल 25 होते हैं। पांचवें को छोड़ दिया, कौन से को, अंग को छोड़ा, इय को छोड़ा, अण को छोड़ा, न को छोड़ा, और इसके साथ साथ मैं को छोड़ा। तो इनको छोड़कर कोई भी आ जाए। अब पांचवा वर्ण तो नहीं है, ये तय है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अनुस्वार में भी बदल सकते हैं, इसको पांचवें में भी बदल सकते हैं। तो यदि अपन अनुस्वार में बदलेंगे तो अनुस्वार सदैव उससे पहले वाले पर लगता है। जैसे स है तो ये अनुस्वार में बदलेगा तो इस पर लग गया, बचा कौन, तोस। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। और यदि अपन पंचम वर्ण बनाते हैं तो पंचम वर्ण किसका बनाते हैं, फिर आगे वाले की तरफ देखना होगा, उसका पांचवा ही पंचम वर्ण माना जाएगा। जैसे से तो जो के त्यों आ गया, अब इसका पंचम वर्ण बनाना है तो इसका पांचवा वर्ण कौन सा होता है, तय वाली लाइन का न होता है। ये आधा है तो ये भी आधा बन जाएगा। आगे कौन है, तोस, यानी ये शब्द भी शुद्ध माना जाएगा। दोनों रूपों में ये चीज शुद्ध मानी जाएगी। ठीक है, यदि मैं के साथ 20 व्यंजन में से कोई आ रहा है तो आप अनुस्वार लगा के ये शब्द बना रहे हो तो भी आपका सही है, यदि आप ये बना रहे हो तो भी आपका सही है। ठीक है, हलंत में के दूसरे नियम की यदि अपन बात करें तो अपनों ने पांचवें को छोड़ा था, अब अपन पांचवें को ही ले लेते हैं। यदि पांचवा आ जाए, कोई भी पांचवा, 5 है हमारे पास, तो हलंत में किस में बदलेगा, पंचम वर्ण में ही बदलेगा, अन्य किसी में नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द है सम जोड़ न्यासी, ये शब्द शब्द शुद्धि में भी आपके काम आएगा। हलंत में है और आगे न है, यानी पांचवा वर्ण है, तो अपन इसको किस में बदलेंगे, पांचवें वर्ण में ही बदलेंगे। किसके, पांचवा वर्ण बदलते हैं तो हमेशा आगे देखते हैं। अब इसी के पांचवें में, तो ये खुद पांचवा है तो न में ये बदल जाएगा स, ये हलंत में किस में बदला, न में, और आगे न्यासी, इससे अपने को कोई मतलब नहीं, जो के त्यों। शब्द शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण शब्द अक्सर गलती करते हैं। अपन कैसे लिखते हैं, सन्यासी, जबकि गलत, सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है। क्यों, संधि का नियम कह रहा है, मैं नहीं कह रही। तीसरे नियम की यदि बात करें तो हलंत में के मैंने आपको 3 नियम बताए थे। तीसरे नियम में बाकी बचे हुए सभी को ले लो, 8 जो बचे हैं ना, य, र, ल, व, श, स और है, सबको ले लो। इनका बेचारों का कोई पांचवा तो होता नहीं है, तो ये किस में बदलेगा, सिर्फ अनुस्वार में बदलेगा। एकमात्र विकल्प रहता है। देख, जैसे एक शब्द है सम जोड़ शय, ये शब्द है, तो हलंत में के साथ क्या आ रहा है, श आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको अनुस्वार में, और अनुस्वार इससे
पहले वाले पर लग जाएगा, तो स के साथ अनुस्वार लगा और श। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने तीसरा, चौथा, पांचवा और हलंत में के नियम देखे और उनमें भी अपनों ने मैंने वो शब्द बताए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने व्यंजन संधि के भी जितने नियम है उनमें से महत्वपूर्ण नियमों के बारे में लिखा है यहाँ पर, तो एक एक बार इनको देख लेना। बाकी अपनी एक क्लास और आएगी जिसमें आपके बाकी बचे हुए टॉपिक भी आपको शॉर्ट एंड स्वीट इसी की तरह बताए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।